प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन। प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन अभिक्रिया को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रकाश श्वसन, प्रकाश की उपस्थिति में जो श्वसन अभिक्रिया हो रही है वह हमारी फोटो रेस्पिरेशन कहलाती है। जैसे कि हमें विदित है कि श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यह क्रिया प्रकाश व अंधकार में समान रूप से होती है, अर्थात प्रकाश द्वारा प्रभावित नहीं होती है, इसलिए इन्हें अंधकार श्वसन या डार्क रेस्पिरेशन भी कहते हैं। परंतु आधुनिक वर्षों में यह देखा गया है कि प्रकाश संश्लेषी भागों में प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन दर अंधकार में होने वाले श्वसन से 3 से 4 गुना अधिक होती है। इसे हम प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में श्वसन की भांति ऑक्सीजन का उद्ग्रहण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है, परंतु इसमें एटीपी ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। प्रकाशीय श्वसन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोर्टकॉव ने 1963 में प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन में CO2 विमुक्ति के लिए किया था। तो सबसे पहले इसका शब्द का उपयोग जो है वो वैज्ञानिक कोर्टकॉव 1963 में इन्होंने किया था। आर्टो वारबर्ग ने 1920 में वैज्ञानिक ऑटो वारबर्ग ने 1920 में अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण दर को संबंधित करती है। ऑक्सीजन के इस प्रभाव को वारबर्ग प्रभाव भी कहते हैं। ऑर्गन तथा बो ने 1971 में वारबर्ग प्रभाव का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में रिबुलोज बाइफॉस्फेट के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह रिबुलोज डाइफॉस्फेट का ऑक्सीकरण फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल में कर देता है, जिससे फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण कम हो जाता है। फलस्वरूप फॉस्फोग्लिसरेट ग्लाइसिन का स्थानांतरण साइटोप्लाज्म के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइसिन 2 के अणु मिलकर सीरिन नामक अमीनो के एक अणु तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया का एक अणु बनाते हैं। यह एक जटिल अभिक्रिया है जिससे एक से अधिक एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। तो पहले हम आपको फोटो रेस्पिरेशन के चक्र का डायग्राम बता रही हूँ, उसके द्वारा उसको एक्सप्लेन करूँगी मैं। यह अभिक्रिया 3 पार्ट्स में होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले रिबुलोज डाइफॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड राइबोज 1 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और इसके अंदर रिबुलोज डाइफॉस्फेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में फॉस्फोग्लाइकोलेट
फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लिसरेट। और ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में। ये कंप्लीट अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब ये ग्लिसरेट स्थानांतरित होता है माइक्रो परऑक्सीसोम्स में। हाँ जी, अब इस साइकिल के अंदर सबसे पहले इस अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में रिबुलोज बाइफॉस्फेट के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह रिबुलोज डाइफॉस्फेट का ऑक्सीकरण फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल के अंतर्गत होता है, जिससे फॉस्फोग्लिसरेट पीजीए का निर्माण होता है। ये इस तरह से पीजीए का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पीजीए के निर्माण को अवरोध हो जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रीकरण कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फॉस्फेट ग्लाइसिन का स्थानांतरण साइटोप्लाज्म में हो जाता है के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। ग्लाइसिन के दो अणु मिलकर सेरीन नामक अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं तथा एक अणु अमीनो अम्ल के एक अणु तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया का एक एक अणु बनाते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है।
इसके अंदर CO2 भी बन रहा है तथा अमोनियम भी बन रहा है ग्लाइसिन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया से शरीर यह जो है ये एक प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश प्रेरित कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। सेरीन का माइटोकॉन्ड्रिया से पर ऑक्सीसोम में स्थानांतरण होता है। सेरीन का माइटोकॉन्ड्रिया से पर ऑक्सीसोम्स के अंदर स्थानांतरण होता है, जहाँ पर ये हाइड्रोक्सी पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। हाइड्रोक्सी पायरुविक अम्ल या हाइड्रोक्सी पायरुवेट में परिवर्तित होता है। हाइड्रोक्सी पायरुवेट का NADH द्वारा अपचयन ग्लिसरिक अम्ल ग्लिसरेट में हो जाता है। ये अपचयन हाइड्रोक्सी पायरुवेट का अपचयन किसमें हो रहा है? ग्लिसरेट में हो रहा है। और ग्लिसरिक अम्ल का अंततः क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरण हो जाता है। अब ये ग्लिसरिक अम्ल जो बना है पर ऑक्सीसोम्स में, ये क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरित हो जाता है तथा वहाँ पर फास्फोलीकरण द्वारा 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करता है। 3PGA का निर्माण करता है तथा इसका उपापचय प्रकाश संश्लेषण की केल्विन चक्र में होता है। इस प्रकार प्रकाश श्वसन की संपूर्ण अभिक्रिया चक्रीय क्रम में होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषणी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र भी कहते हैं। इस फोटो रेस्पिरेशन का अपन देखेंगे महत्व। प्रकाशीय श्वसन की अनुपस्थिति तथा उपस्थिति के आधार पर पौधों को 2 समूह प्रकाश श्वसन युक्त पदार्थ पादपों तथा प्रकाश श्वसन रहित पादपों में विभक्त किया जा सकता है। प्रकाश श्वसन युक्त पादप सामान्यतः शीतोष्ण क्षेत्रों में वितरित होते हैं, जबकि प्रकाश श्वसन रहित पादप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वितरित रहते हैं। दूसरा महत्व, प्रकाशीय श्वसन का महत्व पौधों के विकास में भी माना गया है। पूर्व काल में जब कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता अत्यधिक कम थी, तब प्रकाशीय श्वसन सामान्य प्रक्रिया थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि के साथ धीरे धीरे कम होता गया। परंतु अब कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के घटने व ऑक्सीजन सांद्रता के बढ़ने में पुनः सामान्य रूप से होता है। तीसरा, प्रकाश श्वसन ऑक्सीजन द्वारा क्लोरोप्लास्ट के ऑक्सीकरण से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है, क्योंकि प्रकाशीय श्वसन के अभाव में ऑक्सीजन सांद्रता क्लोरोप्लास्ट को हानि पहुंचाती है।